नमस्कार। जलवायु विज्ञान का अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है तापमान। क्रम से हम इन टॉपिक्स को ले रहे हैं। तापमान का जो अभिप्राय है वो वायुमंडलीय तापमान से है, वायुमंडल के तापमान से है। और वायुमंडल के गर्म होने की जो क्रियाएं हैं वो किन विधियों से संपन्न होती हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। ये चार महत्वपूर्ण विधियां हैं जिनसे वायुमंडल गर्म होता है, या कह सकते हैं कि वायुमंडल में तापमान व्याप्त होता है। सबसे पहले अवशोषण। अवशोषण का सामान्य सा मतलब है कि जब सौर्यिक विकिरण सूर्य से निकलकर और वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में मौजूद जो जलवाष्प तथा अन्य जो कण हैं वो उस विकिरण को कुछ हद तक अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वहां तापमान बढ़ता है। दूसरा जो विधि है वह है परिचालन यानी कंडक्शन। कंडक्शन का जो मतलब है वो है कि जब एक अणु किसी पदार्थ का दूसरे अणु के संपर्क के द्वारा ऊष्मा प्रदान करता है, ऊष्मा का आदान प्रदान करता है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं परिचालन। और वस्तुओं के तापमान में यदि विभिन्नता आएगी और वो संपर्क में आएंगे तो परिचालन की स्थिति पैदा होती है। सामान्य रूप से आप अपने घर में भी रसोई में जब आप देखते हैं कुछ भी कार्य करते हैं तो जब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो चम्मच का उपयोग करते हैं, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद चम्मच गर्म हो जाता है, क्योंकि नीचे का भाग तो टच है फ्लेम के, लेकिन ऊपरी भाग टच नहीं होते हुए भी गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर जो कण है वो एक दूसरे के संपर्क में है और उसके कारण तापमान का वहां पे आदान प्रदान हुआ है, परिवहन हुआ है, और इस क्रिया को हम कहते हैं परिचालन। ऐसा वायुमंडल में भी होता है। विकिरण की जो स्थिति है, रेडिएशन, कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर विभिन्न प्रकार की ऊष्मा तरंगे प्रसारित करती हैं, जिसे हम विकिरण कहते हैं। विकिरण लघु तथा दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। तो विकिरण के कारण तापमान जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऊष्मा के रूप में जाता है। आप देखते हैं विकिरण लघु व दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जो कि विकिरण करने वाली वस्तु के आकार व तापमान पर निर्भर करता है। और एक शब्द आपने सुना होगा, ब्लैक बॉडी, या हम कहेंगे हिंदी में पूर्ण कृष्णिका। इसका क्या मतलब है? जो वस्तु अपनी ओर आने वाले संपूर्ण विकिरण का अवशोषण करती है तथा किसी भी तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्ण कृष्णिका। तो विकिरण की जो विधि है उससे भी वायुमंडल है वो गर्म होता है। चौथी जो प्रक्रिया है या क्रिया है उसे हम कहते हैं संवहन। संवहन, क्योंकि सौर्यिक विकिरण जब धरातल के ऊपर ऊष्मा देता है, यानी धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है, तो उससे धरातल गर्म होता है और उसके संपर्क में आने वाली जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है और हल्की होने के कारण वो ऊपर उठती है। इसके अलावा यदि हवा ठंडी है तो वो ऊपर उठने के बजाय नीचे बैठती है। तो इस प्रकार से हवा के संवहन के कारण भी तापमान वायुमंडल में बनता है, अधिक होता है या कम होता है। तो ये चार महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं जिनसे वायुमंडल गर्म होता है, या हम कह सकते हैं कि तापमान हमारे यहां पर बनता है। ये विकिरण के बारे में हमने बात कर ली। फिर हम बात करते हैं तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो तापमान के वितरण को, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पे या वायुमंडल में तापमान एक समान नहीं होता, कहीं पे ज्यादा मिलेगा, कहीं पे कम मिलेगा। तो कोई ना कोई ऐसे कारक हैं जो हम सामने देख रहे हैं, वो सब कारक हैं जो इस तापमान को कम या ज्यादा रहने में प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है अक्षांश। अक्षांश, हम ये जानते हैं कि जो सूर्य विकिरण है वो, क्योंकि तापमान कहां से आता है? सूर्य ताप से या इंसोलेशन से, या हम कह सकते हैं सौर्य विकिरण से। तो सौर्य विकिरण जो है वो भूमध्य रेखा पर, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं,
तथा रात दिन की अवधि भी समान होती है, तो सर्वाधिक सूर्यातप भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ही हमें देखने को मिलता है। और चूंकि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो सूर्य जो है वो उत्तरायण और दक्षिणायन की तरफ जाता है। तो हम ये भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो तापमान है वो भूमध्य रेखा पे ना होकर और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हमें देखने को मिलता है। कितने डिग्री अक्षांश पे? 20 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ, यहां पे सर्वाधिक तापमान। तो इस 20 डिग्री जो नॉर्थ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम तापीय विषुवत रेखा भी कहते हैं, थर्मल इक्वेटर भी इसे कहा जाता है। दूसरा जो कारक, हाँ, इसके अलावा जैसे जैसे हम आगे के अक्षांश से जाएंगे, वहां सूर्य की जो विकिरण है वो तिरछा होता जाएगा, तो वहां पे सूर्यताप कम होगा, और सूर्यताप कम होगा तो तापमान भी हमें कम देखने को मिलता है। दूसरा जो कारक है वो है सागर तल से ऊंचाई। सागर तल से ऊंचाई के साथ हम जानते हैं कि तापमान घटता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाएंगे एक निश्चित दर से तापमान घटता है, और वायुमंडल जो है अपनी अधिकांश जो ऊष्मा है पृथ्वी द्वारा होने वाले विकिरण से प्राप्त करता है। तो धरातल के संपर्क में आने वाला जो भाग है वो सबसे पहले गर्म होगा, और ऊंचाई का भाग धीरे धीरे गर्म होगा, तो तापमान धीरे धीरे घटता है। तो सागर तल से ऊंचाई वाले भाग, वहां पे कम तापमान मिलेगा, और जो धरातल के ऊपर वाले भाग हैं वहां ज्यादा तापमान हमें देखने को मिलता है, प्लेन एरियाज के अंदर। तीसरा है सागर से दूरी, समुद्र से दूरी। हम ये जानते हैं कि सागर के समीपी जो भाग होते हैं वहां पे समकारी प्रभाव होता है, इक्वेबल क्लाइमेट होता है, तो वो ज्यादा ना गर्म होते हैं ना ज्यादा ठंडे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप आंतरिक भागों में जाएंगे, यानी सागर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, तापमान ज्यादा होता है और सर्दियों में कम होता है। तो ये फर्क होता है सागर से दूरी का। चौथा है स्थल एवं जल का स्वभाव। हम ये जानते हैं कि स्थल तथा जल का विरोधी स्वभाव होता है गर्म होने में। स्थल भाग जो होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। इसके विपरीत जल भाग जो होते हैं वो धीरे गर्म होते हैं और धीरे ही ठंडे होते हैं। तो आप देखेंगे कि स्थलीय भाग जलीय भाग की अपेक्षा शीघ्र गर्म तथा शीघ्र ठंडा हो जाता है। तो स्थलीय भागों में ज्यादा तापमान और बहुत कम तापमान देखने को मिलेगा, जबकि जल में ये जो स्थिति है वो एक तरह से समकारी होगी। धरातल के गुण, धरातल के गुणों का भी प्रभाव तापमान के वितरण पे पड़ता है। जैसे हिमाच्छादित जो क्षेत्र होते हैं वहां पे सौरिक विकिरण है, उस ज्यादातर विकिरण का परावर्तन हो जाता है, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वहां पे जो सूर्य ताप है वो कम मिलता है, तो तापमान कम होगा। इसके विपरीत जो आपके रेतीले भाग होते हैं, मरुस्थलीय भाग होते हैं, वहां सौरिक विकिरण का अधिक अवशोषण होता है, तो वहां पे तापमान ज्यादा होता है। तो ये धरातल का गुण है कि धरातल कैसा है, इसके कारण ये तापमान को प्रभावित करता है। फिर है ढाल का स्वभाव। ढाल का स्वभाव का मतलब है कि ऐसे ढाल जो सूर्य के सामने होते हैं, वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वहां पे सूर्य ताप भी अधिक मिलता है उस स्थान को, उस ढाल को, तो तापमान निश्चित रूप से वहां का ज्यादा होता है। इसके विपरीत जो विपरीत ढाल होते हैं वहां सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण तापमान कम होता है। प्रचलित पवने, प्रचलित पवने जो यानी पृथ्वी के धरातल पे चलने वाली जो पवने हैं वो तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं? हम जानते हैं कि प्रचलित पवन अपने क्षेत्र से चलकर प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन लाती है। निचले अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो गर्म होती हैं, तो जिस स्थान पे वो जाएंगी वहां का तापमान वो बढ़ा देंगे। और उच्च अक्षांश से जो निम्न अक्षांश की तरफ हवाएं आती हैं वो ठंडी होती हैं, तो वो जहां जाएंगी वहां का तापमान निश्चित रूप से कम हो जाएगा। तो प्रचलित पवनें हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब जाती हैं तो तापमान में परिवर्तन करती हैं। इस प्रकार से तापमान प्रभावित होता है। सागरीय धाराएं, गर्म अक्षांशों से चलने वाली जो गर्म धाराएं हैं वो शीतोष्ण तथा शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में जाकर औसत से अधिक तापमान कर देती हैं। इसका बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है सागरीय धाराओं का कि जो गल्फ स्ट्रीम होती है, हम जानते हैं कि अमेरिका का जो भाग है, आप जो संयुक्त राज्य अमेरिका वाला जो भाग है, ये वाला भाग, जो गल्फ स्ट्रीम यहां से चलती है, ये इस प्रकार से, ये भूमध्य रेखा है,
यहां से ये आगे आके इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये वाले जो भाग हैं ये यूरोप वाला भाग है और ये इंग्लैंड है, हम ये जानते हैं। आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे नॉर्वे और डेनमार्क वगैरह है। तो जब ये गल्फ स्ट्रीम जो गर्म धारा है, जब यहां से ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में, क्योंकि तापमान इसका ज्यादा है, ये जो भाग है ये ठंडे भाग है, ये तापमान कम होता है यहाँ पे, लेकिन इस गर्म धारा के कारण आप सामान्य रूप से देखेंगे कि इन स्थानों पे भी तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने के कारण यहाँ जो पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह होते हैं, वो ज्यादा समय तक खुले रह पाते हैं इस कोस्टल एरिया पे। जबकि इसकी बजाय यहाँ की स्थिति क्या होनी चाहिए, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, लेकिन गल्फ स्ट्रीम क्योंकि गर्म धारा है तो यहां से जाकर और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में इन स्थानों को गर्म कर देती है, यहाँ का तापमान बढ़ जाता है जिससे वहां के बंदरगाह खुले रहते हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है सागरीय धाराओं द्वारा तापमान के प्रभावित करने का। इसी प्रकार से लेब्राडोर, पीरू तथा कैलिफोर्निया जो धाराएं ठंडी होने के कारण जो जिन स्थानों पे वो जाती हैं वहां पे वो उनको ठंडा कर देती हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनके कारण हम ये देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि तापमान का जो लंबवत वितरण है, लंबवत का मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, वायुमंडल में तापमान जो है वो किस स्थिति में रहता है। औसत रूप से हम जानते हैं कि तापमान प्रति 1000 मीटर या 1 किलोमीटर कह सकते हैं इसको आप, पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है। तापमान के इस पतन को सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं या पर्यावरणीय ताप पतन दर इसे हम कहते हैं। तापमान का प्रतिलोमन क्या होता है? सामान्य नियमानुसार परिवर्तन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, परंतु कभी कभी कालिक व स्थानीय रूप से, कालिक यानी कुछ समय के लिए या स्थानीय यानी कुछ स्थानों पर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। इसे ऋणात्मक पतन दर, नेगेटिव लैप्स रेट कहते हैं। यानी सामान्य रूप से तो तापमान ऊपर जाने पे घटना चाहिए, लेकिन यहां क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो उसको क्या कह दिया, उसको कह दिया नेगेटिव लैप्स रेट। और इसी को क्या कहते हैं, तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। अधिक ऊंचाई पर होने वाला प्रतिलोमन अधिक स्थायी होता है, क्योंकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊपरी गर्म परत को ठंडा करने में अधिक समय लगता है, ये हम जानते हैं। और तापीय प्रतिलोमन के प्रकार कौन कौन से हैं? मोटे तौर पे 2 प्रकार का होता है तापीय प्रतिलोमन। एक होता है अप्रवाही प्रतिलोमन, यानी जहां पे हवाओं का एडवेक्शन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होता, तो ये 2 तरह का है, एक धरातलीय प्रतिलोमन और एक उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। दूसरे प्रकार का है अभिवहनीय या संपर्कीय प्रतिलोमन, यानी 2 अलग अलग प्रकार की हवाओं के संपर्क में आने से या हवा के मूवमेंट से जो प्रतिलोमन होता है उसे हम कहते हैं अभिवहनीय, संपर्कीय। और ये 3 तरह का होता है, चक्रवाती, क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन और घाटी प्रतिलोमन। इनके प्रकारों को हम देखते हैं। धरातलीय प्रतिलोमन देखिए, धरातल के निकट वायुमंडल के सबसे निचले भाग में घटित होता है, धरातल पे होता है। और कहां होता है ये? मध्य तथा उच्च अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों में। कब होता है? जाड़े की लंबी रात्रि के समय, सर्दियों में जब लंबी रात होती है तो उस समय मध्य तथा उच्च अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों में ये प्रतिलोमन होता है। धरातलीय प्रतिलोमन के लिए निम्न दशाएं होना जरूरी है, यानी जाड़े की रात्रि दीर्घ होनी चाहिए, लंबी रात होनी चाहिए, आकाश स्वच्छ व बादल रहित होना चाहिए, धरातल के पास शुष्क पवन हो, वायुमंडल शांत व स्थिर होना चाहिए। यदि हवा बहुत तेजी से चल रही है तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो सारा का सारा उसको सिस्टम को बिगाड़ देगी। तो वायुमंडल शांत व स्थिर होना चाहिए और हिम से आच्छादित धरातल अधिक परावर्तन होना चाहिए, वहां से जो रेडिएशन है, विकिरण है, उसका परावर्तन ज्यादा होना चाहिए। ये कुछ कारक हैं जिन स्थितियों में ही प्रतिलोमन होगा। तो ये कभी कभी ये परीक्षा में पूछ ले देते हैं कि धरातलीय प्रतिलोमन की दशाएं कौन कौन सी हैं। निम्न
में से बताइए। फिर है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। वायुमंडल में ओजोन गैस सौरिक विकिरण की पराबैंगनी जो रेज हैं किरणों को अवशोषित कर लेती है और वहां पे टेम्परेरी रूप से तापमान बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। फिर है चक्रवाती प्रतिलोमन, दूसरे तरीके के। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जब भारी व ठंडी हवा का गर्म हवा के प्रदेश में प्रवेश होता है, जहां फ्रंट्स होते हैं, जहां पे वाताग्र होते हैं, वहां जो ठंडी और भारी हवा है वो गर्म हवा के प्रदेश में प्रवेश करती है, तो ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर उठा देती है, क्योंकि गर्म हवा तो हल्की है, वो ऊपर उठेगी, जिससे नीचे तो ठंडी हवा रहती है और ऊपर गर्म हवा होती है, तो ये प्रतिलोमन की स्थिति पैदा हो जाती है इस प्रकार से। ये देखिए, ये ठंडी हवा है, ये आ रही है इधर से, ये गर्म हवा का क्षेत्र है। जब ये यहां आती है तो ये जो गर्म हवा है इसको ये ऊपर उठा देती है, तो ऊपर तो गर्म हवा होगी, ये जो कलर है पीले वाला, और नीचे क्या है, ठंडी हवा है, तो प्रतिलोमन हो गया। फिर है क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन। जब किसी प्रदेश में ठंडी हवा गर्म हवा के क्षेत्र में व गर्म हवा ठंडी हवा के क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है और प्रतिलोमन की स्थिति हो जाती है। जो कोस्टल एरियाज हैं, सागरों के कोस्टल एरियाज हैं, न्यू फाउंडलैंड है, इन स्थानों पर ऐसी प्रतिलोमन की स्थितियां हमें देखने को मिलती है। घाटी प्रतिलोमन में क्या होता है, जाड़े की रात्रि यानी सर्दियों की रात में घाटी के ऊपरी भाग में विकिरण के कारण वायु ठंडी हो जाती है, जो ये ऊपरी भाग है यहां वायु ठंडी हो जाती है रात को, और घाटी के निचले जो भाग होते हैं वहां पे वायु गर्म रहती है। ये जैसे रात का समय है ये, और ये ठंडी होगी हवा। अब क्या होगा, ऊपरी ठंडी हवा जो है वो नीचे बैठने लगेगी, क्योंकि भारी होगी तो ये तो नीचे बैठ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन ये गर्म हवा है ये तो ऊपर रहेगी, तो स्थिति क्या बन गई, नीचे तो ठंडी हवा और ऊपर गर्म हवा। तो जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे क्या होगा, तापमान कम होगा या ज्यादा, कम होना चाहिए लेकिन ज्यादा हो रहा है, तो प्रतिलोमन की स्थिति होगी, इसे हम कहते हैं घाटी प्रतिलोमन। फिर देखते हैं हम कि तापमान का क्षैतिज वितरण कैसे होता है। ये लंबवत, क्षैतिज का मतलब अक्षांशों के आधार पर हम मोटे तौर पर कह सकते हैं। तापमान का क्षैतिज वितरण समताप रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये देखिए, ये समताप रेखाएं हैं, ये जनवरी महीने की समताप रेखाएं हैं और ये जुलाई महीने की समताप रेखाएं। तो आप देखिए, समताप रेखाएं प्राय सीधी होती हैं, परंतु वैसे तो सीधी होंगी, लेकिन जहां महासागर और महाद्वीप एक दूसरे से मिल रहे हैं, उनकी मिलन सीमा पर उनमें झुकाव आ जाता है। झुकाव क्यों आ जाता है, क्योंकि स्थल भाग और जल भाग दोनों के गर्म होने का जो स्वभाव है वो अलग अलग है। इसका मुख्य कारण स्थल व जल के गर्म व ठंडा होने के स्वभाव में अंतर से है। गर्मी के समय, गर्मी का समय का मतलब हम कहेंगे जुलाई के अंदर, गर्मी के समय स्थल से सागर की ओर जाने वाली जो समताप रेखा है, स्थल से किधर जाने वाली, ये गर्मी का समय जुलाई, तो स्थल भाग से सागर की तरफ जो जाने वाली जो समताप रेखा है वो किधर मुड़ रही है, वो भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ती है। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की बात करें, क्योंकि गर्मियां उत्तरी गोलार्ध में यही है, तो उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मियां हैं तो स्थल भाग से जब जल भाग की तरफ हम जा रहे हैं तो जो समताप रेखा है वो भूमध्य रेखा की तरफ मुड़ गई। ये भूमध्य रेखा है, दिस इज इक्वेटर, तो इधर मुड़ रही है। मुख्य कारण क्या हुआ कि ये जो तापमान की समताप रेखा है 80 डिग्री तापमान की समताप रेखा है, तो गर्मियों का समय है, तो स्थल भाग तो ज्यादा गर्म हो गया, तो ऊपरी अक्षांश में वही तापमान 80 डिग्री और जल भाग में नीचे की तरफ ही 80 डिग्री, तो ये फर्क हो गया ना, नीचे के अक्षांश में 80 डिग्री है और वहां उच्च अक्षांश में भी 80 डिग्री है। तो ये जो फर्क है कि गर्मी के समय स्थल से सागर की ओर जाने वाली समताप रेखा भूमध्य रेखा की ओर मुड़ जाती है और शीतकाल में ध्रुवों की ओर मुड़ जाती है। शीतकाल में देख लो किधर मुड़ी, ये देखिए ध्रुवों की ओर, ये देखिए, क्योंकि -1 डिग्री टेम्परेचर नीचे के अक्षांश में है, क्योंकि स्थल भाग जल्दी ठंडा हो गया, और -1 डिग्री जल भाग है वहां पे उच्च अक्षांश में है,
ये जो दोनों का विपरीत स्वभाव है स्थल और जल का, उसके कारण ऐसा होता है। तापीय विसंगति एक चीज और है जो आपको थोड़ा सा देखना है कि तापीय विसंगति क्या है। किसी भी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उस स्थान के अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। कोई भी स्थान है, वो जिस अक्षांश पे है उस अक्षांश का औसत तापमान और उस स्थान का औसत तापमान दोनों में जो अंतर है उसे हम कहते हैं तापीय विसंगति। ये नेगेटिव भी होती है और ये पॉजिटिव भी होती है। पॉजिटिव जब तापमान ज्यादा हो अक्षांश के औसत तापमान से, और नेगेटिव जब अक्षांश के औसत से कम हो। तो ये तापमान की स्थिति है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपसे निवेदन है कि कृपया आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सकें।